दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत की प्रजाति एवं जनजातियां, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर और प्रमुख झीलें एवं प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। सबसे पहले इसमें हम भारत की प्रजाति और जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो उत्तर है इंडो यूरोपियन। दोस्तों, इंडो यूरोपियन का भारोपीय भाषा समूह भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भारत की लगभग 78.07% जो है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ये जनसंख्या इंडो यूरोपियन भाषाई समूह के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, आर्य मूल प्रजाति से संबंधित हैं किससे? तो आर्य दोस्तों पांचवा मूल प्रजाति से संबंधित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है किससे? तो आप जान लीजिए मंगोलायड और निग्रोइड प्रजाति से। जान लीजिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या निग्रोइड प्रजाति से हैं, जिसमें ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, ओंगे और जारवा जनजातियां प्रमुख हैं, जबकि निकोबारी और सोमपेन ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में रहती है और ये किरात वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंड जनजाति की प्रचुरता कहाँ पाई जाती है? तो मध्य भारत में गोंड जाति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा आदि राज्य प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या में जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? तो ये है मिजोरम, 94.4%। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जनगणना 2011 और 2001 जो पिछली जनगणना थी उसके अनुसार भी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर है? तो उत्तर है लक्षद्वीप में 94.8% जो है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत निवास करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए मिसमी, आका, आपातानी, अदी, तागिन, नईसी, मोम्बा, खम्बा, खोवा, खामती, गालो और तई ये सभी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरमौर जनजाति का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला भरमौर जाति का निवास स्थान है। अब आइए अगले प्रश्न पर, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खासी जनजाति का मूल निवास क्या है? आपको बताना है। तो खासी जनजाति का मूल निवास स्थान मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र है, जहां खासी जनजाति निवास करती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है इसमें जनजाति और राज्यों का। तो देखिए, कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में पाई जाती है, जबकि बक्करवाल अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है।
मजहबी ये पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति है। मडीगा आंध्र प्रदेश की और महर ये महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियां हैं। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन से है। भारतीय जनजातियां और राज्यों का मिलान करना है। बैगा मध्य प्रदेश में, भोटिया उत्तराखंड में और करबी ये जनजाति असम में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात में कौन सी जनजाति? तो गुजरात में भील जनजाति, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, नागालैंड में मिकिर जनजाति और ओडिशा में खोंड जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजी जनजाति निवासी है कहाँ की? आपको बताना है। तो राजी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राजी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। हो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में हो जनजाति पाई जाती है। कादर जनजाति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, कादर जनजाति दोस्तों केरल और तमिलनाडु यानी दक्षिणी राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इलायची और नीलगिरी पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। दोस्तों जान लीजिए, कुकी जनजाति त्रिपुरा में भी पाई जाती है। बक्करवाल के अलावा जम्मू कश्मीर में गुज्जर और चौपान जनजातियां भी पाई जाती हैं। गुजरात की प्रमुख जनजातियों में सिद्दी, बंजारा, कोली, खारी हैं और केरल की जनजातियों में कादर, नायर और उराली प्रमुख हैं। अब आइए नदी और उनके किनारे स्थित नगरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बहुत सारे साथी जानते होंगे, पद्मा के नाम से। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का उद्गम आप जानते हैं उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर ये पद्मा नाम से जानी जाती है। अवध मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर है घाघरा नदी और घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के पास माप चाचुंगो हिमनद है और ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन सी हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण आदि नदियां ये भारत की पूर्वगामी नदियां हैं। आप जान लीजिए, जिन नदियों ने हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी है उन्हें पूर्ववर्ती नदी, और जो नदियां ढाल बनाने के बाद ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती हैं उन्हें अनुवर्ती नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी तंत्र में विघटन का प्रतिफल है। कारण है कि पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान और मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व में काली, उसके पश्चिम कोसी, फिर नवार और टोंस नदियां, ये उत्तराखंड की नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, उससे छोटी कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, यमुना नदी 1376 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा, यमुना, सतलज और रावी में से हिमालय से परे यानी पार की नदी कौन सी है? तो उत्तर है सतलज। दोस्तों सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी से बहती है और झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है।
अगला प्रश्न है रावी, झेलम और चिनाब और सतलज में से महान हिमालय के उत्तर से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो आप जान लीजिए सतलज नदी। सिंधु, काली, गोमती और सतलज में से प्राचीन नदी कौन सी नहीं है? तो उत्तर है गोमती नदी प्राचीन नदी नहीं है। भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन नदी से तात्पर्य ऐसी नदियों से है जो समय काल में अपने मार्ग की स्थलाकृतियों में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह और पैटर्न को बनाए रखती हैं। हिमालय क्षेत्र की अनेक नदियां जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, काली, गंडक ऐसी ही नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले की हैं तथा बाद में ये पर्वतों से बने गार्ज बनाते हुए अपने मूल प्रवाह मार्ग पर कायम रही हैं। गोमती नदी जो है इस श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा का डेल्टा उदाहरण है किस डेल्टा का? तो उत्तर है चापाकार डेल्टा का। दोस्तों गंगा डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। अगला प्रश्न सही सुमेलन है नदी और उद्गम स्रोतों का। देखिए यमुना का उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद, कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों पेनगंगा, सिंधु, कोसी और कावेरी में से बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी इसको बिहार का शोक कहा जाता है और आप जान लीजिए कि ये बाढ़ आपदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कोसी नदी जिन तीन मुख्य नदियों के मिलने से बनती है? तो कोसी, सुन, अरुण और तामूर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी का स्रोत एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही इसमें पश्चिम की ओर से सुन कोसी और पूर्व की ओर से तामूर कोसी आकर मिलती है। बाद में ये सप्त कोसी नाम से बहती है और ये नदी अपना मार्ग बदलती रहती है जिससे हर साल बाढ़ें आती हैं और इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार, पांचेत पहाड़ी और पन्ना पठार में से एक अरीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? तो पन्ना पठार दोस्तों ये अरीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए 20,000 वर्ग किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र से अधिक नदी बेसिनों की संख्या कुल कितनी है? तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दोस्तों ऐसे 14 मुख्य नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, पेन्नार, माही, साबरमती, नर्मदा और तापी नदी बेसिन हैं। अगला प्रश्न है जिस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। और किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो ये दामोदर नदी को। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की सहायक चंबल नदी है। अगला प्रश्न है दामोदर सहायक नदी किसकी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है संगम और नदियों का। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा का। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा का और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अगला प्रश्न है दोस्तों भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और भड़ौच के निकट अरब सागर में गिरती है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और तापी नदी या ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये नर्मदा के समानांतर पश्चिमी दिशा में बहती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा, तापी और शरावती नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं।
और दोस्तों ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मैं मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के बोखरचू हिमानी तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। काली सिंध नदी सहायक नदी है किसकी? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबलपुर नगर स्थित है कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के किनारे। पणजी कहाँ पर स्थित है? तो ये मांडवी या महादेई नदी के किनारे पणजी या पंजिम स्थित है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु में से जिस नदी का उद्गम भारत से होता है तो ये गोदावरी नदी है। मंजरा, प्राणहिता, पेनगंगा और माही में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो माही दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी घाटी किसका उदाहरण है? तो चंबल नदी घाटी उत्खात भूमि का उदाहरण है। ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती प्रमुख ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो उत्तर है नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। घाटी नगर, तो श्रीनगर घाटी नगर है। द्वार नगर रामनगर और कटक नगर पौड़ी को कहा जाता है। अब आइए दोस्तों झील और प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चपनाला झील कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है असम में। दोस्तों आप जान लीजिए चपनाला झील असम में स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य झीलों के बारे में जानते हैं। बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नौकुचिया झील कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो नौकुचिया झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सांभर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन कराना है। गोखुर झील, तो सुरहाताल झील जो है ये गोखुर झील का उदाहरण है। प्लाया झील सांभर झील है। क्रेटल झील लोनार और लैगून झील जो चिल्का झील है वो लैगून झील का उदाहरण है। आप जान लीजिए चिल्का झील भारत के उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर निकट खारे पानी की लैगून झील है और सुरहाताल झील गोखुर झील है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र के लोनार के समीप स्थित एक क्रेटर झील है और सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 64 किलोमीटर पश्चिम में नमकीन पानी की प्लाया झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कयाल क्या है? तो केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून जो कि मालाबार तट पर हैं इनको कयाल कहा जाता है। कयाल मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ झील होता है। ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लैगूनों के लिए विख्यात भारतीय नगर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो ये अलेप्पी या अलप्पुझा को ये पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये सागर तालों या लैगूनों के लिए विख्यात है। 1990 से अलेप्पी को अलप्पुझा के नाम से जाना जाता है। ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है।
और यहाँ पर दोस्तों प्रपात और उनके राज्यों से सुमेलन करना है। लैंडसिंग प्रपात मेघालय में, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में, दूधसागर जलप्रपात गोवा में और नोखाली कई प्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रपात के कारण निर्मित धुआं या कुहासा के कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ये प्रपात संगमरमर के चट्टानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला, और इसके अंतर्गत हमने भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।